अखिलेश यादव एक बड़ा खेल तैयार कर रहे हैं, एक जाल बिछा रहे हैं बीजेपी के लिए खास तौर पर। तो क्या ये खेल कामयाब होगा? क्या अयोध्या जैसी सीटें भी इसमें फंस सकती हैं? ये आपको बताएंगे। इसके अलावा राजकोट में क्षत्रिय सभा ने फिर से एक बड़ा आयोजन किया और बीजेपी को चैलेंज कर दिया है कि अगर पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट नहीं काटी तो हम साथ नहीं देंगे। तो क्या इसका असर उत्तर प्रदेश में और गंभीर हो सकता है? क्या और अन्य समाज भी अब बीजेपी के खिलाफ लामबंदी कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं? इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा ओवैसी साहब कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश आए थे और पीडीएम नाम का नया गठबंधन तैयार किया था। उसका क्या हुआ? क्या हुआ कि ओवैसी कह रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि प्रचार वो करेंगे, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा 2 सीटें बीजेपी के नज़रिए से जहां पर अभी टिकटों को बंटवारा एक में हुआ है, एक में नहीं हुआ है, बलिया और देवरिया, वहां क्या कुछ गणित चल रहा है वो आपको समझाएंगे। और सभी विषयों पर बात करने के लिए लखनऊ से जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। शुरुआत अखिलेश यादव से ही कर लेते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने चर्चा की कि उनकी डील चल रही थी राजा भैया से, पर वो तो हो नहीं सकी, कौशाम्बी में क्लियर हो गया। मगर अब बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के लिए एक नया जाल तैयार कर रहे हैं, एक नई प्लानिंग रच रहे हैं और लगातार उनके टिकट बंटवारे में वो चीज़ झलक भी रही है। समझने वाले समझ भी रहे होंगे। जरा हमारे दर्शकों को भी समझाइए क्या ये खेल है और अयोध्या में क्या इसका असर हो सकता है। देखिए, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया है, अगर उस पर अब गौर करेंगे, हालांकि शुरुआत में ये कहानी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे अब ये कहानी समझ में आ रही है। और जैसे जैसे चुनाव प्रचार भी आगे बढ़ रहा है, अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि अखिलेश यादव साइलेंटली एक खेल कर रहे हैं। और वो ये खेल है जो पीडीए, जो उनका नारा था, उसमें से पिछड़ा और दलित तो है, एक वो लेकर देखिए, वो कभी अल्पसंख्यक कहते थे, कभी अगड़ा कहते थे, कभी आधी आबादी कहते थे, कभी आदिवासी कहते थे। मायावती आज मुरादाबाद में, रामपुर में इलाके में थी और वहां उन्होंने एक बड़ी बात कही। अब यहाँ मुस्लिम वोट का खेला जो शुरू हुआ है, उसको लेकर मैं आपको बात कह रहा हूं कि मायावती ने कहा कि किस तरीके से जहां पर मुस्लिम वोटर अधिक हैं वहां पर समाजवादी पार्टी ने हिंदू प्रत्याशी दे दिया, और जहां हिंदू वोटर अधिक है वहां मुस्लिम प्रत्याशी दे दिया। ये उन्होंने अखिलेश यादव के बारे में कहा। मुरादाबाद में आप जानते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन ठीक ठाक है और वहां रुचि वीरा उम्मीदवार है। अब हम आपको बताते हैं कि अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या से बीजेपी ने लल्लू सिंह को दिया है, जो इससे पहले भी कई बार के सांसद रह चुके हैं। वहां से समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को टिकट दिया है, वो दलित बिरादरी के हैं, सामान्य सीट है और वहां दलित बिरादरी के नेता को उन्होंने टिकट दिया है। अब हम जब बात करते हैं कि जब लोकसभा की एक सीट पर कहीं उम्मीदवार दिया जाता है तो अगल बगल के पड़ोस के लोकसभा सीटों पर कौन उम्मीदवार होता है, उससे भी वो लोकसभा सीट प्रभावित होती है। अगर यूपी के नक्शे पर जाएं तो अयोध्या के बगल में दिखता कौन है? अंबेडकर नगर, जहां से लालजी वर्मा कुर्मी बिरादरी के समाजवादी पार्टी के हैं। सुल्तानपुर चले जाएं तो वहां पर उन्होंने राम भुआल निषाद, जो कि गोरखपुर के नेता हैं, मायावती की सरकार में मंत्री रहे, 2 बार गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके, उनको सुल्तानपुर लाया गया। यानी निषाद एक तरफ कुर्मी, फिर गोंडा चले जाएं तो वहां श्रेया वर्मा, वहां कुर्मी। क्या कर रहे हैं अखिलेश यादव कि वो नहीं चाहते हैं, वो जानते हैं कि इंडिया गठबंधन जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है तो मुसलमानों का वोट एक मुश्त मिलेगा उनको, ऐसा उन्हें लगता है, जैसा 2022 के विधानसभा चुनाव में हुआ। और यही खतरे की घंटी है मायावती के लिए। इसीलिए मायावती मुस्लिम वोटों की तरफ इशारा कर रही है कि उनको भी मुसलमान का वोट मिले। आकाश आनंद ने साफ तौर पर कहा कि बाबरी, अयोध्या में जो नई मस्जिद बनेगी, बाबरी मस्जिद अगर बनती है, नई मस्जिद बनती है तो हम उसके साथ रहेंगे। यानी अब खुल्लम खुल्ला मायावती और उनकी पार्टी के नेता मुसलमानों की तरफ देख रहे हैं उम्मीदों से, क्योंकि उनको लग रहा है कि साइलेंटली वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। अब क्या है, यादव वोट है, मुस्लिम वोट है। अब ये जो कहा जा रहा था कि गैर यादव पिछड़े जो हैं वो सॉलिडली बीजेपी के साथ है, तो अखिलेश यादव वही गैर यादव पिछड़े जो है ना, यानी बीजेपी के इस सबसे बड़े वोट बैंक के समूह में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुर्मियों के बारे में देखिए सौरभ जी, यूपी में ये कहा जाता है कि कुर्मियों का कोई एक छत्र नेता नहीं है, हर मंडल में अलग अलग उनके नेता, आज से नहीं अतीत में उठाकर देखिए, बेनी प्रसाद वर्मा से लेकर बहुत सारे नेता रहे। कहीं राममूर्ति वर्मा मिल जाएंगे, कहीं संतोष गंगवार मिल जाएंगे, कहीं अनुप्रिया पटेल मिल जाएंगी, तो अलग अलग क्षेत्रों में उनके अलग अलग नेता है। राम प्रसाद चौधरी बस्ती में है। तो कुर्मी अपना कुर्मी देखता है,
तो उसका प्रभाव पड़ेगा और समाजवादी पार्टी को कुर्मियों का एक वोट मिलेगा। और कुर्मी यादव के बाद सबसे बड़े वोट बैंक माने जाते हैं यूपी में, अगर पिछड़ों के लिहाज से हम देखें। फिर निषाद की, तो क्या किया अखिलेश यादव ने, 9 कुर्मी जाति के लोगों को उन्होंने टिकट दिया। आप अभी देखिए जैसे कैसे सलेमपुर में उन्होंने कर दिया, राजभर को उन्होंने कैंडिडेट बना दिया है, रमाशंकर राजभर को। तो कोशिश ये है अखिलेश यादव को एक बड़ा गेम करने की। वो ये गेम ये है कि ये जो बीजेपी करती थी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, तो उसी में आकर फंस जाती थी। आप देखा आपने राम मंदिर को लेकर कितना विवाद रहा अखिलेश यादव को, अभी कोई मंदिर की बात ही नहीं कर रहा है। जो इमरान मसूद हो या इकरा हसन है जो उम्मीदवार हैं कैराना से, ये सब कभी भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ जा ही नहीं रहे। कोशिश क्या है कि बोटी बोटी कहा जाता है इमरान मसूद को, तो सामने से रोजी रोटी करने लगते हैं। रोटी रोटी कर रहे हैं और राम भजन भी जप रहे हैं। उन्होंने एक लंबी लाइन भी याद कर ली है कि राम तो मिलते हैं सबरी के बेर में, और जाने क्या क्या बड़ा सुना रहे हैं वो। जी हाँ, जहां जाते हैं वो कविता सुना रहे हैं। तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मिली जुली साझा कोशिश ये है कि अब उनके गेम में नहीं जाएंगे और बीजेपी को हम अपने पिच पर बैटिंग कराएं। मैं जब बीजेपी ऑफिस में पिछले 1-2 दिनों से जा रहा हूं, तो वहां इस बात को लेकर बड़ी चिंता है कि अखिलेश यादव ने जो गेम किया है कि उन सीटों पर पिछड़ों को, अति पिछड़ों को उम्मीदवार बना करके उन्होंने बीजेपी की काट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजे क्या होंगे नहीं कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी का टेंशन और बीजेपी कैंप का बीपी तो जरूर बढ़ गया है। और अयोध्या जो कि प्रतीक है बीजेपी के लिए, राम मंदिर की बात हर जगह कर रहे हैं, सभी प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ सब लोग कह रहे हैं। उस अयोध्या में विधानसभा की 5 सीटें हैं और बीजेपी के लोग भी मान रहे हैं कि आज की तारीख में 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर कम से कम समाजवादी पार्टी आगे दिख रही है। अवधेश प्रसाद खुद वहां से विधायक हैं, तो उनको लगता है कि दलित, यादव, मुस्लिम और कुछ अगर पिछड़े जुड़ गए तो अयोध्या में खेल हो सकता है। और इसीलिए अयोध्या पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का भी फोकस है कि कहीं अयोध्या में ही खेल खराब ना हो जाए। जी, और वहां से अवधेश प्रसाद को उतारा भी है समाजवादी पार्टी ने, जो कि 9 बार के विधायक भी हैं और सक्रिय भी हैं और लगातार अखिलेश यादव के करीब नजर आते हैं। जब अभी मैनिफेस्टो जारी किया अखिलेश यादव ने तो बगल में बैठे नजर आ रहे थे, तो उनको इंपॉर्टेंस बकायदा दी जा रही है। जी, मैं ये बात बताना भूल गया था बीच में कि देखिए एक जमाना था जब मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात समाजवादी पार्टी अपने पार्टी मैनिफेस्टो में करती थी। और इस बार जब उसका विजन डॉक्यूमेंट, अपने घोषणा पत्र को वो विजन डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने जब जारी किया लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में, तो मंच पर कोई मुस्लिम नेता नहीं, सारी पिछड़ी बिरादरी के लोग। राजेंद्र चौधरी जाट बिरादरी के, राम गोविंद चौधरी थे, अवधेश प्रसाद थे, RS कुशवाहा थे, यानी पिछड़ी बिरादरी के अलग अलग नेता वहां पर थे। तो अखिलेश यादव एक पॉलिटिकल मैसेज दे रहे हैं कि पिछड़ा जो है ना वो न्यूमेरिकली भी और अगर देखें विचारधारा के तौर पर भी तो समाजवादी पार्टी के साथ दिखे, ऐसी कोशिश है उनकी, और मुसलमान तो अपने आप आ ही जाएंगे। बिल्कुल, तो अखिलेश यादव ने खेल तैयार किया है। जाहिर सी बात है कि जो आपने कहा कि जो नतीजे होंगे वो तभी समझ में आएगा जब नतीजे आएंगे, और तब समझ में आएगा ये खेल कितना उनका कामयाब हुआ। मगर चिंताएं सिर्फ अखिलेश यादव की तरफ से नहीं बढ़ी हुई हैं, चिंताएं गुजरात से भी लगातार आ रही हैं। राजकोट में क्षत्रिय सभा की एक बड़ी बैठक कह लें, रैली कह लें, हुई, और जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे, वीडियो, भाषण खूब वायरल हैं, जिसमें कस्में खिलाई जा रही हैं कि पुरुषोत्तम रूपाला के टिकट नहीं काटा अगर तो बीजेपी का साथ नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, प्रचार में नहीं जाएंगे, रैली में नहीं जाएंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं और उसका असर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी पड़ता दिख रहा है। कुछ कुछ जगहों पर बैठकें हुई हैं और लगातार इस तरह की बैठकें, रैलियां आयोजित करने के दावे किए जा रहे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती पंकज जी, अब तो खबर यह भी है कि गुर्जर, सैनी, त्यागी, इन सब वर्गों की भी पंचायतें होने लगी हैं। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या एक नया खतरा तैयार हो रहा है बीजेपी के लिए? जी हाँ, ये चिंता की बात है, और खास तौर से लोकसभा की उन सीटों पर जहां बहुत कम वोटों के अंतर से हार और जीत हुई थी। अगर वहां बीजेपी के वोट बैंक से जुड़े हुए कुछ बिरादरी के लोग, यानी ठाकुर तो कहे ही जाते हैं, सैनी भी कहे जाते हैं बीजेपी के वोटर, त्यागी जिनको पश्चिम में हम भूमियार मानते हैं वो भी उन्हीं बिरादरी के कहे जाते हैं, गुर्जर भी उनके ही वोट बैंक के माने जाते हैं। और ये बात जो हुई वो शुरू हुई थी राजकोट से, जहां से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार हैं पुरुषोत्तम रूपाला। उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी थी ठाकुर बिरादरी को लेकर के, एक विवादित बयान दिया था। बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन माफी मांगने के बाद भी बात वहां
संभली नहीं है। वहां जो गांधीनगर में बीजेपी का हेडक्वार्टर है कमलम, उसके सामने प्रदर्शन हुआ, करणी सेना ने जी। प्रदर्शन किया, कुछ महिलाओं ने जौहर करने की कोशिश की। वहां पर उनकी मांग ये है कि पुरुषोत्तम रूपाला ने माफी मांग ली, उससे बात नहीं बनने वाली है। वो कह रहे हैं कि वो टिकट कट जाए, तभी वो जाकर के मानेंगे। वहां और से जो 19 तारीख असर है का वो अल्टीमेटम भी राजस्थान। दे दिया पंकज जी कि 19 तारीख तक टिकट काटिए, वरना फिर हम आगे का एक्शन प्लान तैयार करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और पश्चिमी यूपी में देखिए कि दो तीन, अब पहला जो सहारनपुर में ननौत में छतरी पंचायत हुआ, उसके बाद देखिए मेरठ में छतरी पंचायत हुआ, आने वाले दिनों में धौलाना में होना है, नोएडा में होना है। मुझे उन लोगों ने कहा जो छतरी पंचायत से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे पूरन सिंह ने कहा हमें कि वो जौनपुर तक करेंगे। उनका ये कहना है कि धनंजय सिंह को भी जानबूझकर फंसाया गया है, उनको जेल में भेजा गया। ये ठाकुरों के मान स्वाभिमान की बात है। और वो कह रहे हैं जहां जहां बीजेपी है, हम उसके खिलाफ बीजेपी को हराने वाले उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, वो बीएसपी का हो, कांग्रेस का हो या समाजवादी पार्टी का, इससे फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी हराने की एक मुहिम उन लोगों ने छेड़ रखी है। तो लगातार जैसे जैसे छतरी पंचायत होंगे तो मोमेंटम गेन करेगा। गुजरात में बबेला हो रहा है, राजस्थान में बबेला हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ जगहों पे त्यागी पंचायत भी हुई है। मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। आप जान रहे चुनाव के समय में सब जी। लोग मोबाइल पर इस तरह के वीडियो देखते हैं। वो जो कैराना से बीजेपी के सांसद है और उम्मीदवार है प्रदीप चौधरी, उनकी पत्नी कहीं गई गुर्जर बाहुल्य गांव में, तो वहां गुर्जर समाज के लोगों ने उनका विरोध कर दिया, उनको वापस जाओ के नारे लगाए, मुर्दाबाद के नारे लगाए। ऐसे ही त्यागी पंचायत हो रही, ऐसे ही सैनिक पंचायत हो रही। अगर ये पंचायतें होती हैं, ये वोट में तब्दील हो नहीं हो, लेकिन अगर नैरेटिव बनता है और ये अगर ग्राउंड पे दिखने लगेगा कि इनकी वजह से बीजेपी का विरोध हो रहा है, तो क्या होता है ना कि कुछ लोग जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं और जो नाराज हो भी गए कुछ लोग, क्योंकि क्या होता है चुनाव में इमोशनल कार्ड बहुत चलता है। जी। ये जो ठाकुरों के मान सम्मान स्वाभिमान की बात हो रही है, जिसमें गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया गया। उनका कहना है कि अगर वीके सिंह का टिकट कटा तो ठाकुर के बदले किसी ठाकुर को देते, आपने अतुल गर्ग वैश्य समाज को क्यों दे दिया? तो ये लगातार चल रहा है। बीजेपी के लोग भी लोकल स्तर पर हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आपने संगीत सोम के कई बयान देखे, जी। संजीव बालियान के संगीत सोम के खिलाफ और संगीत सोम के संजीव बालियान के खिलाफ। अब दोनों ही बीजेपी से हैं, तो नुकसान किसका होगा? आप ही जान रहे हैं, जाहिर सी बीजेपी का बात। ही होगा। तो अगर करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए तो आने वाले दिनों में थोड़े बहुत या क्या कितना नुकसान होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक उल्टी हवा तो जरूर बीजेपी के खिलाफ आपने कहा बहने लगी करेक्टिव है, मेजर्स जो अगर चिंता नहीं की। लिए गए पंकज जी, तो क्या कुछ तैयारी, कुछ पार्टी के अंदर बातचीत चल रही है इसको लेकर कि क्या करना चाहिए? क्योंकि एक बात तो हम देख रहे हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर राजनाथ सिंह हो रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री, कुछ कुछ संकेत के विषय में कुछ कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर अभी कुछ सॉलिड नहीं हुआ है। देखिए, संकेत के तौर पर हम लोग इसका जिक्र भी किए कि कैसे प्रधानमंत्री ने पीलीभीत के सभा में सुरेश राणा, जो पहले बीजेपी में मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, वो भी टिकट मांग रहे थे और पश्चिम से ही आते हैं, कैराना इलाके से आते हैं, वो उनको मंच पर अपने बगल के सीट पर बुलाया, बैठाया। या फिर जिस तरीके से जब रिसीव करने के लिए संगीत सुन गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो कैसे उन्होंने पेट में उनके घुसे मारा, उनको कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तुम मेहनत से जुटो। तो ये सब चीजें हो रही हैं। मुझे जो पता चला, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी ठाकुर बिरादरी के जो स्थानीय नेता है उन सबसे लगातार संवाद कर रहे हैं। सबको कह रहे हैं कि आप अपने अपनी बिरादरी के इलाकों में जाएं, वहां लोगों को समझाएं, बुझाएं, उनको असली बात समझाएं, सही बात समझाएं, जिससे बीजेपी को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। तो करेक्टिव मेजर्स तो किए जा रहे हैं, लेकिन ठाकुर समाज क्या चाहता है? जिस तरीके से जाटों को मनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई और उसका मैसेज गया पूरे देश में, वो चाहते हैं कि इस तरीके से हो, मतलब पूरे भौकाल के साथ माहौल बनाकर। लेकिन ऐसी कोई कोशिश अभी केंद्रीय स्तर पे तो नहीं दिख रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर दिख नहीं रहा है। और मगर माहौल जो है लगातार, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो सड़क पर हो, बनता दिख रहा है। बाकी तो जाहिर सी बात है कि जितना भी माहौल है, जितनी भी तरकीबें हैं, योजनाएं हैं, उनका नतीजा तो 4 जून को सामने आएगा कि क्या होता है। एक और हमने गठबंधन बनते उत्तर प्रदेश में देखा, पल्लवी पटेल के साथ असदुद्दीन ओवैसी नजर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीडीएम नाम की गठबंधन का ऐलान किया। मगर अब सुनने में आ रहा पंकज जी कि ओवैसी साहब ने कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रचार जरूर करेंगे। इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी, जैसा हमने कहा कि शुरुआत में खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। जब 1-1.5 महीने पहले बात हुई कि भाई बिहार में आप उम्मीदवार उतार रहे हैं, वहां उन्होंने 4 उम्मीदवार, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की। तो क्या यूपी में लोकसभा की जहां सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, वो 8-10 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे? क्योंकि पिछले जो लोकल बॉडी के मेयर के चुनाव हुए थे, उसमें देखिए मेरठ में उनके उम्मीदवार ने बहुत अच्छा किया और 1-2 जगहों पर
भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। लोकल बॉडी में कॉर्पोरेटर के चुनाव में भी, मतलब जिसको वार्ड मेंबर कहते हैं, जिला पंचायत सदस्य कहते हैं, उन सब में उनकी पार्टी के कई लोग जीते भी। तो ऐसा लग रहा था कि वो उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा वहां कोई बहुत ज्यादा बनता नहीं, हम जीत नहीं रहे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। अचानक से वो पल्ली पटेल के साथ आ गए और यहाँ पीडीएम का मोर्चा बन गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उसके बाद चले गए अंसारी परिवार से मिलने के लिए। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद फिर वो हैदराबाद जो गए, वो हैदराबाद में ही है, वहां से लौट के उनका रहना नहीं हुआ। इस बीच में जब 7 टिकट की घोषणा हुई पीडीएम की, पिछड़ा दलित मुसलमान मोर्चा की तरफ से, जिसमें पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी पार्टी की, तो हमने बात की तो पता लगा इसमें एआईएमआईएम का कोई उम्मीदवार नहीं है। फिर बाद में हमें ये जानकारी दी गई कि भाई एआईएमआईएम के जो उम्मीदवार होंगे वो पीडीएम के बैनर तले पल्लवी पटेल की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा भाई, एआईएमआईएम पार्टी ऑलरेडी है और आपकी पार्टी से उनके अधिक सांसद और विधायक है, तो इस पार्टी के सिंबल पे क्यों चुनाव लड़ेंगे? तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, साफ है। बाद में जानकारी मिली, जब पता किया तो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम, वो यहाँ लोकसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो लोग, उनको लगता है कि यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बाइपोलर कंटेस्ट हुआ है, कुछ जगहों पर बीएसपी के उम्मीदवार भी हैं, उनमें उनके पास बहुत कुछ बचता नहीं है। 2 राउंड का ऑलरेडी नामांकन का काम खत्म हो चुका है। तीसरे राउंड के नामांकन की प्रक्रिया जो सोमवार से शुरू हो गई, इस हफ्ते के बाद वो भी खत्म हो जाएगी। पश्चिम में मुस्लिम बहुल इलाका है और फिर जाकर चले जाए तो उधर गाजीपुर साइड में मुस्लिम बहुल इलाका है। तो फिर चुनाव लड़ने के लिए उनके पास बचता क्या है? कोई विकल्प ही नहीं बचता। तो एआईएमएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ कोई लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही है। अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल की पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो क्या ओवैसी यूपी आएंगे? इस बाबत हमें बताया गया कि ओवैसी 1-2 जनसभाएं कर सकते हैं। मुझे एक तारीख यानी डेट भी बताई गई है कि 25 तारीख को वाराणसी में वो एक जनसभा पीडीएम के तहत कर सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो वो एक विचारधारा के और पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर मुझे लगता है असदुद्दीन ओवैसी को सूट करता है कि सबसे बड़े चेहरे, प्रधानमंत्री के चेहरे के खिलाफ वो वाराणसी में चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे नहीं, वो लड़वाएंगे। तो इस बार असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी यूपी में एक अलग रोल में होगी। बिल्कुल। अब उनकी जनसभाओं का क्या असर होगा ये भी देखने वाला होगा, मगर एक बात तो साफ हो गई कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ना उनकी पार्टी से कोई चुनाव लड़ रहा है। अब 2 सीटों की बात कर लेते हैं और बीजेपी से जुड़े विषय है उस पर बात कर लेते हैं कि देवरिया में कौन हो सकता है प्रत्याशी, क्योंकि लगातार टिकटें धीमे धीमे जारी हुई हैं। बलिया में भी प्रत्याशी घोषित हो गया, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वहाँ भी कुछ विरोध के स्वर उठ रहे हैं। तो इन 2 सीटों के बारे में बताइए, बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है पंकज जी? देखिए, बलिया से तो बीजेपी ने दे दिया है नीरज शेखर, जो राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं, उनको टिकट मिल गया। कई दावेदार थे वहां, वीरेंद्र सिंह मस्त जो सांसद थे उनका टिकट कट गया है। उपेंद्र तिवारी भी वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। आनंद स्वरूप शुक्ला की भी चर्चा थी, बहुत सारे नाम थे। खैर, वहां से बीजेपी का तो तय हो गया। अब सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी से कौन लड़ेगा। उसमें कई तरह के नामों की चर्चा है। अब उसमें भूमियार नाम है, अब चूंकि ठाकुर बिरादरी के नीरज शेखर है, तो क्या किसी भूमियार बिरादरी को लड़ाया जाए? क्योंकि बलिया में भूमियारों, सबसे अधिक भूमियार अगर यूपी में कहीं है तो बलिया लोकसभा क्षेत्र में है। तो अब एक भूमियार तो ऑलरेडी राजीव राय वहां से घोषित से लड़ रहा है। तो क्या भूमियार को लड़ाया जाए या यादव को लड़ाया जाए, अंबिका चौधरी को लड़ा दिया जाए? भूमियार की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के पास नारद राय है। क्या ब्राह्मण को लड़ा दिया जाए तो सनातन पांडे की चर्चा होती है। लेकिन मेरे पास जो छन के जानकारी आई है उसमें यह है कि बीजेपी के एक नेता है जो चुनाव लड़ना चाहते थे बीजेपी से ही, टिकट नहीं मिला, टिकट एक को ही मिलेगा, वो नीरज शेखर को मिल गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कुछ दूसरे नेताओं के जरिए उनसे संपर्क साधा है, उनको समझाने बुझाने में जुटे हैं कि आप चुनाव लड़ जाइए। क्योंकि समाजवादी पार्टी चाहती कि ऐसा नेता आ जाए जिसके पास उस साइड का भी कुछ वोट है, इधर का तो हमारे पास जितना वोट है ही। और उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी में इतने दावेदार हैं, सब एक ही कैटेगरी के हैं, कि इनका झगड़ा भी शांत रहेगा अगर हम बाहर से ले आते हैं और सब मिलके उनको साथ दे देंगे तो चुनाव जो है कांटे की हो सकता है, चुनाव मुकाबला कांटे का हो सकता है। तो ये लोग बीजेपी के उस नेता से पिछले 3 दिनों से लगातार संपर्क में है। बीजेपी के वो नेता अब तक तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन ये तैयार कभी भी हो सकता है। कब मन बदल जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए, ये कह नहीं सकते। लेकिन बीजेपी की उस नेता पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की नजर है। अगर मान गए तो वाकई में कैंडिडेट चौंकाने वाला हो सकता है, जो समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी करके बलिया के चुनावी मैदान में उतरेगा। अब रह गई बात देवरिया की।
देवरिया से इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह महीने भर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगे हुए हैं। वो लखनऊ उसके बाद से आए भी नहीं। अब सवाल ये है कि वहां बीजेपी किसको टिकट देगी। देखिए, वो ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है जी। और जिसको भी टिकट मिल जाएगा ब्राह्मण इलाके का, वो एक माना जाता है कि मजबूत और कंफर्टेबल पोजीशन में होगा। तो इसीलिए कई सारे ब्राह्मण नेता, वर्तमान सांसद रमापति राम त्रिपाठी समेत हमारे मित्र जो हैं, सलमणि त्रिपाठी, मित्र मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारी तरह पत्रकार भी थे कुछ साल पहले, फिर विधायक हो गए, अब वो सांसद बनना चाहते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लगातार महीने भर से वही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर जाइए तो लगातार सवेरे से शाम तक वही जमे हुए हैं। रमापति राम त्रिपाठी की भी इच्छा है कि उनको टिकट मिले। अब सवाल ये है, इसके अलावा जो एक दो और लोग हैं जो वहां टिकट चाहते हैं, उनकी भी दावेदारी है। इस बीच में ये जानकारी आ रही है कि यूपी के जो सबसे बड़े नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट जिसे कहते हैं, जो यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, जिनको कई बार एक्सटेंशन मिला, फिर से एक्सटेंशन मिला है, उनका नाम अचानक से प्रॉप अप किया है। अच्छा। अब ये बात कितनी सही है या केंद्रीय नेतृत्व इसको मान रहा है, देख रहा, मैं नहीं कह सकता। जैसे कुछ नतीजे चौंकाने वाले रहे इलाहाबाद के कि नीरज त्रिपाठी का या फिर पारसनाथ राय का गाजीपुर में ऐन वक्त पे कोई एंट्री ले लेता है और उसी को टिकट मिल जाता है। तो ऐसे ही दुर्गा शंकर मिश्र की बीते रविवार से राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा है कि इस झगड़े से कि किसको किसको टिकट मिले, उससे बढ़िया है कि डीएस मिश्रा को ही वहां से चुनाव लड़ा दिया जाए। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मुख्य सचिव हैं, तो उनको, और ब्राह्मण भी हैं, पड़ोस के जिले के हैं, तो उनको टिकट दे दिया जाए। वैसे बोलता वो देवरिया के नहीं रहने वाले हैं, लेकिन देवरिया में तो कलराज मिश्र भी बाहर से आए थे और इससे पहले भी कई बाहर के लोग आके वहां सांसद बन चुके हैं, तो उनका नाम क्रॉप अप किया है। लेकिन अब उनके नाम पर केंद्रीय नेतृत्व मोहर लगाता है या नहीं, ये नहीं कह सकते, लेकिन उनका नाम भी हाल फिलहाल में जुड़ा है। बिल्कुल जुड़ा है। मगर पंकज जी, अगर उनको टिकट मिलती है तो फिर सवाल भी खड़े होंगे, विपक्ष सवाल भी करेगा कि अभी तक नौकरी में थे, जॉब पे थे, टॉप ब्यूरोक्रेट थे और अचानक से राजनीति में आकर चुनाव लड़ रहे, तो उसका सामना भी करना पड़ेगा। अब बीजेपी तो इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं करते, और इससे पहले भी उदाहरण रहे हैं कि लोग चुनाव लड़े हैं, छोड़ के आए और चुनाव लड़े, इसमें कोई नई बात नहीं। बिल्कुल, तो यही है उत्तर प्रदेश और यही है यहाँ की राजनीति की, कभी भी कुछ भी हो सकता है। चौंकाने वाली चीज़ें लगातार हो ही रही हैं। पंकज जी अंदर से खबरें निकाल के लाते ही आप तक पहुँचाने के लिए पंकज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी जो भी ऐसे तमाम अपडेट्स हैं, कौन कहाँ से लड़ रहा है, कौन सा खेल रचा जा रहा है किस पार्टी के खिलाफ, ये लगातार हम पहुँचा रहे हैं और बहुत जल्द फील्ड से भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स पहुँचाएंगे, कहाँ क्या चल रहा है समझाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।